नमस्कार। एक लंबे वीकेंड के बाद हम लौटे हैं। स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहान। आइए देख लेते हैं कि अब जो 3 दिन की छुट्टियों के बाद हम लौटे हैं, किस प्रकार के क्यूज हमें इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी ठीक ठाक शुरुआत है, 40 अंकों की स्ट्रेंथ वहां से आती हुई। डाउ फ्यूचर्स फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें, 8-9 अंकों की हल्की सी कमजोरी वहां नजर आ रही है। एशियन मार्केट्स पर नजर डालें तो 80 अंकों की कमजोरी जापानीज मार्केट निके में है, लेकिन बाकी जितने मार्केट खुल रहे हैं थोड़ा मिले जुले से यहां पर रिस्पांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्शन हमने कमोडिटी मार्केट में देखा है। कच्चा तेल लगातार 5वें हफ्ते हमने यहां पर वीकली कमजोरी देखी। और सोने की बात करें तो आप कह सकते हैं कि किसी भी वक्त यहां पर ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने का हाइज आपको देखने को मिलेगा। चांदी इस समय 3 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड कर रही है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, कल इंटरनेशनल मार्केट में क्या कुछ हुआ है, पूरी डिटेल लेने के लिए चलते हैं नुपुर के पास। नुपुर, मॉर्निंग। हम एक लंबे वीकेंड के बाद आए हैं, लेकिन सोमवार को तो यूएस मार्केट, बाकी मार्केट्स काम कर ही रहे थे, तो क्या कुछ हुआ जरा बताइए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। मिले जुले संकेत आप कह सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे को वहां पे अच्छी क्लोजिंग हुई थी, तो कल थोड़ी नरमी देखी गई अमेरिकी बाजार में। और चौथे 4 हफ्तों से लगातार अमेरिकी बाजार जो है वो तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। वहां पे थोड़ा सा कह सकते हैं कि ब्रेक लगता हुआ कल नजर आया। हालांकि जो गिरावट थी कल की वो इतनी ज्यादा नहीं थी, थोड़ी सी नरमी आपको नजर आएगी। 50 पॉइंट नीचे आपको डाउ बंद होते हुए दिखा था। लेकिन शुक्रवार और मंडे दोनों का अगर हम देखें तो आपको डाउ 60 अंक ऊपर ही बंद होते हुए दिखाई, क्योंकि फ्राइडे को एक अच्छा रनअप देखने को मिला था। नैस्डैक हालांकि फ्राइडे को भी कमजोर था, 7 अंक नीचे था। और कल की गिरावट के बाद कुल देखें तो 25 अंक गिरकर बंद होते हुए पिछले 2 दिन में नजर आया। तो थोड़ी नरमी कल के दिन देखने को मिली। फ्राइडे को वहां पे हाफ डे था, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे था, जिसके चलते हाफ डे ही ट्रेडिंग सेशन हुआ और वहां पे अच्छी तेजी देखी गई थी। तो 4 हफ्ते लगातार यूएस बाजार में अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो आपको तेजी ही नजर आएगी। इनफैक्ट इस महीने की भी बात करें तो अब तक डाउ में करीबन 7% की तेजी देखी गई। एसएनपी में भी 8.5% ऊपर आपको नजर आएगा। और नैस्डैक भी देखें तो 11% ऊपर इस महीने अब तक देखा जा रहा है। बॉन्ड यील्ड में जो हमने गिरावट देखी है, जो नरमी वहां पे आती हुई नजर आई है, 5% से फिसल के जो अब 4.38% हो चुकी है। और पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी 9 बेसिस पॉइंट की वहां पर गिरावट थी, जिसका इम्पैक्ट आपको बाजार में नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अमेरिकी बाजार पॉजिटिवली ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अब इसके क्या कारण है जिसकी वजह से नरमी देखी गई है बॉन्ड यील्ड में, वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि मंडे को जो आंकड़ा आते हुए दिखा था, नए जो होम सेल्स होती है वहां पे उसका आंकड़ा जो आया है वो अनुमान से कम आते हुए दिखा है। साथ ही साथ कंज्यूमर स्पेंडिंग का जो डेटा सामने आ रहा है रिटेलर्स की तरफ से, वो भी ये इंडिकेट कर रहा है कि वहां पर भी कमजोरी नजर आ रही है। तो ओवरऑल कंज्यूमर स्पेंडिंग थोड़ी कमजोर है, जिसका सीधा मतलब यही होता है कि फेड ने जितने भी अभी तक कदम उठाए उसका इम्पैक्ट अब इकोनॉमी पर दिखने लगा है। और आगे चलकर फेड अपनी जो पॉलिसी है वहां पे पॉज करते हुए ही नजर आएंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड थोड़ी गिरती हुई नजर आई। और अमेरिकी बाजार में हमने एक रनअप इस महीने अब तक आते हुए देखा है। लेकिन ब्लैक फ्राइडे होता है तो वहां पे सेल्स होती है और उस पर भी सबकी नजर रहती है। ई कॉमर्स स्पेंडिंग अगर देखें तो 7.5% की बढ़त आपको पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे नजर आएगी। अमेजॉन जिसकी वजह से जो स्टॉक प्राइस में भी बढ़त आती हुई नजर आई। इनफैक्ट कुछ डेटा सामने आ रहा है जहां पे ये कहा जा रहा है कि अमेजॉन अब यूएस का सबसे बड़ा डिलीवरी बिजनेस बन चुका है। और इसी की वजह से हमने स्टॉक में रनअप भी देखा है पिछले कुछ समय में। इनफैक्ट अब लोग बाय नाउ पे लेटर का भी उपयोग करने लगे, जिसके चलते इस फैसिलिटी से जुड़े शेयर्स में भी हमने एक अच्छा रनअप आते हुए दिखा। मंडे के दिन बाय नाउ पे लेटर स्टॉक जो है अफर्म, उसमें 12% की तेजी आपको नजर आएगी। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग हालांकि ओवरऑल बेसिस पे आपको कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि होम सेल्स का जो डेटा है वो अनुमान से कम आते हुए दिखा है। लेकिन ब्लैक फ्राइडे सेल्स बूस्ट के साथ बंद हुआ, 7.5% की बढ़त आपको वहां पे दिखेगी। कमोडिटीज की बात करें तो जैसे कि आप बता रही थी, काफी उठापटक आपको वहां पे दिखेगी। डॉलर इंडेक्स में जो कमजोरी हम देख रहे हैं, 103 के पास से 3 महीने के निचले स्तर पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते कमोडिटीज को सहारा मिलते हुए नजर आ रहा है। और पिछले 2 सत्र में सोना $20 उछलकर 1 महीने की ऊंचाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। $2015 के ऊपर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और जैसे ही $5 की बढ़त आती है तो आपको 6 से 7 महीने की ऊंचाई पर सोना जाते हुए दिखेगा। चांदी भी 2 दिन में 4% की छलांग लगाकर $25 के पास ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। इस हफ्ते ओपेक प्लस की बैठक पर आपको रखनी है नजर, ये इंपॉर्टेंट डेटा होगा। और फिलहाल उसके पहले हम देख रहे हैं कि क्रूड में थोड़ी नरमी आती हुई दिखी है।
$80 के पास ट्रेड करा है। 5 हफ्तों के निचले स्तर पे आपको क्रूड नजर आएगा। एल्यूमिनियम में 3 हफ्तों के बाद पहली साप्ताहिक बढ़त भी दर्ज हुई है। तो कमोडिटीज में एक्शन भरपूर है। यूएस मार्केट भी फ्राइडे और मंडे का दोनों मिला के देखें तो आपको पॉजिटिव क्लोजिंग डाउ में नजर आएगी, और इस महीने अमेरिकी बाजार पॉजिटिव ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो नवंबर का महीना है वो एक तरह से कह सकते हैं कि इक्विटी मार्केट के लिए, अमेरिकी इक्विटी मार्केट के लिए काफी शानदार साबित हुआ है। धन्यवाद नुपुर पूरी डिटेल के लिए। तो जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं उन सबके बीच आज हमारे मार्केट में आपको क्या रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, हम एक लंबी छुट्टी के बाद लौट रहे हैं, लेकिन क्यूज जिस तरह से नुपुर भी बता रही थी अच्छे हैं, कहीं कोई खराबी वाली बात नहीं है। डॉलर इंडेक्स भी ट्रिम डाउन हुआ है। सर आज हमें कैसे ट्रेड करना है जब हम लौट रहे हैं छुट्टियों के बाद, कहाँ रखनी है नजर? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, हफ्ते की शुरुआत करने के लिए संकेत काफी बेहतर है। ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, कच्चा तेल $80 के आसपास है, डॉलर इंडेक्स आपका 103 के आसपास है। तो इससे बड़े संकेत तो क्या मिलेंगे आपको लंबे वीकेंड के बाद। और उसके अलावा हमारे अपने लोकल संकेत देखें तो एफआईसी कुछ ब्लॉक डील्स होने के बावजूद शुक्रवार के सेशन के आंकड़े उत्साह बढ़ाने वाले हैं। कैश मार्केट और वायदा कारोबार दोनों में एफआईसी की खरीदारी की नंबर दिख रही है आपको। तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है। रुझान तेजी की तरफ ही रहना चाहिए। सिर्फ एक ही दिक्कत है कि अगले रविवार को 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं। तब उसको लेकर थोड़ा सा बाजार हल्के से नर्वस या यूं कहे कि थोड़े सावधान कॉशियस रह सकते हैं। तो जितनी तेजी ग्लोबल में बननी चाहिए हम उतनी तेजी नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी कम तेजी के साथ चलेंगे। लेकिन बायस तो तेजी की तरफ है, बाय ऑन डिप्स का है। और जब तक ग्लोबल संकेत खराब ना हो तब तक भले ही इलेक्शन के नतीजों को लेकर उससे पहले बाजार थोड़ा सावधान रहे भी, फिर भी स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी। और बेस्ट सपोर्ट नजदीक है भारतीय बाजारों के लिए, वो है 19,700 19,765। निफ्टी पर आज ये रेंज सपोर्ट का काम करेगी और इस रेंज में आपको डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 19,875 19,950 यहाँ तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, शुक्रवार का सेशन काफी बेहतर रहा। लंबे समय बाद बैंक निफ्टी ने थोड़ी एक अच्छी मजबूती और आउट परफॉर्मेंस के संकेत दिए हैं। ऐसे में रेंज भी थोड़ी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। 43,575 ये 150 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट है आज के लिए। और ऊपरी स्तरों पर 43,975 से 44,050 यहाँ तक एक अटेम्प्ट बैंक निफ्टी करने की कोशिश कर सकता है। तो ओवरऑल शुरुआत हो और अच्छे लेवल के आसपास मौका मिले, खरीदारी करने के रुझान के साथ बाजार में बने रहना चाहिए। डेफिनेटली सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली कोई खराब संकेत नहीं है और आपको सर ने बता दिया किन लेवल्स पर आपको यहाँ क्या रणनीति अपनानी है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लेवल्स आपके सामने हैं, लेकिन खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन रहेगा, कौन से महत्वपूर्ण खबरें हैं, ट्रिगर्स हैं जो आज छाप छोड़ने वाली है और आपको एक्ट करना है, उस पर पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अरमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, लिस्ट आपके पास लंबी चौड़ी दिखाई दे रही है, तो जरा बताइए कहाँ कहाँ रखनी है नजर, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से? जी गुड मॉर्निंग। कई सारे, अगर आप देखेंगे, कई सारे ट्रिगर्स भी हैं और कई सारी खबरें भी हैं। सबसे पहले नतीजों में F&O में आपको सीमेंस Q4 के जो नतीजे हैं वो आते हुए दिखेंगे। लॉक इन एंडिंग होगा यहाँ पर, जिसमें ब्लू जेट हेल्थ केयर 50% IPO का एंकर लॉक इन खत्म होगा। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी 50% IPO का एंकर लॉक इन है 90 डेज का। ई मुद्रा एंड इथॉस यहाँ पर 1.5 साल का जो लॉक इन है लगभग 20% का, वो खत्म होता हुआ दिखेगा। होनासा कंज्यूमर शॉर्ट टर्म ASM में शामिल होगा और चेंज प्राइस बैंड भी चेंज होगा, जिसका 20% से 10% हो जाएगा। ग्लोबल के हिसाब से USA का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का नवंबर का डेटा है। रिजल्ट्स आए थे सेलो वर्ल्ड के, यहाँ पर अगर आप देखें रिजल्ट्स लगभग फ्लैट रहे हैं, मार्जिन्स थोड़े से गिर कर आए हैं। आय लगभग 3.5% बढ़कर आई है, मार्जिन्स 25.3% से गिरकर 24.6% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी लगभग आपको 4.5% के आसपास का उछाल दिखेगा। IPO अपडेट्स है टाटा टेक, जिसका जो क्लोज हुआ है बढ़िया सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है, कुल 69.4 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। QIB का हिस्सा 203 गुना से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल की बात करें तो लगभग 16.5 टाइम्स है, NII 62.1 टाइम। फ्लेयर राइटिंग यहाँ पर भी IPO अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखा है, कुल 49.3 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें आप QIB का हिस्सा देखेंगे 122 गुना, वही रिटेल का हिस्सा अगर आप देखें तो 13.7 टाइम्स आता हुआ दिखा है। गांधार ऑयल यहाँ पर अगर आप बात करें तो ओवरऑल 65.6 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है, QIB का लगभग 129, रिटेल की बात करें तो लगभग 30 गुना के आसपास। और फेड बैंक फाइनेंशियल्स की बात करें तो कुल सब्सक्रिप्शन लगभग 2 गुना से थोड़ा ज़्यादा 2.2 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है,
QIB 3.5 टाइम्स, रिटेल का हिस्सा लगभग 1.9 टाइम्स के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। होनासा कंज्यूमर, जी बिजनेस एक्सक्लूसिव, यहाँ पर अगर आप बात करें तो होनासा कंज्यूमर में इस हफ्ते ब्लॉक डील संभव है। 150 करोड़ रुपए की जो है ब्लॉक डील संभव है। एम्प्लॉय ऑफ वाले 31 लाख शेयर्स बेच सकते हैं। टेक्समेको रेल, यहाँ पर जो 24 नवंबर को बंद हुआ QIP, जिसमें फ्लोर प्राइस अगर आप देखें तो 135.9 का था, जो कि 5% डिस्काउंट पर था, और इसमें अगर आप देखें 5.8 करोड़ शेयर्स जो है एलोकेट होते हुए दिखे हैं, जिसमें 5% से ज़्यादा सोसाइटी जनरल, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट और बोफा सिक्योरिटीज़ यूरोप या इनको जो है अलॉटमेंट होता हुआ दिखा है। मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी का उन्होंने ऐलान किया है और जनवरी से गाड़ियों की कीमतें बढ़ोतरी का ऐलान करते हुए दिखे हैं। आइशर मोटर, यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की 2 बाइक लॉन्च की गई है। लिक्विड कूल इंजन के साथ साथ नई हिमालय 450 और कस्टम मेड शॉटगन 650 दोनों यहाँ पर लॉन्च होती हुई दिखी है। फोर्टिस हेल्थ केयर और फोर्टिस मलबार हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर की 3 सब्सिडरी ने MGM हेल्थ केयर के साथ किया 128 करोड़ के आसपास का बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट वो करते हुए दिखे हैं। MCX, यहाँ पर कंपनी के बोर्ड ने पुराने प्लेटफॉर्म के लिए जो MCX CCL जो इनकी सहूली सब्सिडरी कंपनी है उससे टेक्नोलॉजी कॉस्ट रिकवर करने का फैसला लिया है। तो लगभग 15 अक्टूबर तक पेपर यूज मेथड के हिसाब से चार्ज करेंगे और 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक की बात करें तो 35 करोड़ का जो है बचा खर्च वो MCX देगा और उसी के साथ साथ आने वाले ऑपरेशनल ज़रूरतों के लिए सब्सिडरी को लगभग 25 करोड़ के आसपास का अनसिक्योर्ड लोन भी दिया जा सकता है। DLF, यहाँ पर कंपनी के दफ्तर में ED के छापे हुए हैं, जिसमें सुपरटेक मामले में ED की DLF दफ्तर पर रेड होती हुई दिखी है। ED ने रेड में जांच से जुड़े दस्तावेज जो है जब्त किए हैं और कंपनी ने हालांकि ये रिएटरेट किया है कि यह ट्रांजैक्शन कारोबार के ऑर्डिनरी कोर्स में किया गया है और कंपनी हमेशा जो है कारोबार ज़मीन के जो लॉ है उसके मुताबिक और हाई स्टैंडर्ड से करती है। PB फिनटेक, यहाँ पर सब्सिडरी पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड में लगभग 350 करोड़ का निवेश किया है और ये पूरा ट्रांजैक्शन कैश में होता हुआ दिखा है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर, बोर्ड बैठक में बोनस शेयर जारी करने पर मंजूरी है। 1:1 रेशियो में बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी मिली है। सी इन्फो सिस्टम, बोर्ड बैठक में फंड जुटाने की मंजूरी है। QIP के जरिए 500 करोड़ जुटाने की मंजूरी है। और अंत में पेटीएम 197 कम्युनिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर बर्कशायर हैथवे, यहाँ पर उन्होंने लगभग पूरी हिस्सेदारी जो कि 2.46% के आसपास वो बेची है, उसमें 2 फॉरेन इन्वेस्टर से उन्होंने ये खरीदी हुई है। ऑलराइट, चलिए, तो बहुत सारी खबरें हैं, यानी कि बहुत सारा एक्शन आपको दिखेगा और चुनिंदा स्टॉक्स में, सेक्टर्स में आपको कमाई का भरपूर मौका मिलेगा। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं। हमारे साथ इस समय भाविन शाह जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भाविन जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। जरा बताइए, 3 दिन की छुट्टी के बाद लौट रहे कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स पे आपकी नजर आज रहने वाली है? जी, गुड मॉर्निंग नेहा जी। यस, ओवरऑल हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर अपना पॉजिटिव है मार्केट्स का। तो मेरे हिसाब से एक मेटल सेक्टर है जिसपे ध्यान देना चाहिए। मेटल सेक्टर में मेरी हिंडाल्को एक टॉप पिक रहेगी। एक वीकली ब्रेकआउट दे रहा है, 5-7 दिन से एक छोटे रेंज में चल रहा था, उसका भी ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही है। प्राइस एक्शन अच्छा हो रहा है हिंडाल्को में, तो मेरे हिसाब से हिंडाल्को में एक बार बाय करके चलना चाहिए। बहुत ही अच्छा मूव मिल सकता है। ओवरऑल सेक्टर में भी एक अच्छी तेजी की चांसेस बन रहे हैं। तो 495 के स्टॉप लॉस से 530 के टारगेट के लिए हमें हिंडाल्को में खरीदारी करके चलना चाहिए। और दूसरा स्टॉक है मेरा, वो है भारत फोर्ज। ओवरऑल भारत फोर्ज में हम देख रहे हैं कि एक शानदार बाइंग नीचे के लेवल से आई है। 20 दिन के एवरेज पे बहुत ही अच्छा एक बेस बनाया। बेस बनाने के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो भारत फोर्ज भी एक बहुत ही अच्छा ट्रेड बन रहा है। डिफेंस सेक्टर में भी ओवरऑल स्ट्रक्चर सब देख रहे हैं, चार्ट HAL देख रहे हैं, सब में मोमेंटम बहुत अच्छा बिल्ड हुआ है। तो मेरे हिसाब से भारत फोर्ज में भी एक एक्शन अच्छा आना चाहिए। नीचे में 1095 के स्टॉप लॉस से 1165 के टारगेट के लिए हमें भारत फोर्ज में बाइंग करके चलना चाहिए। भाविन जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कहाँ रखें नजर। तो हिंडाल्को 530 के टारगेट के लिए करे खरीदारी और भारत फोर्ज सेकंड बेस्ट पिक है, 1165 तक का टारगेट दिखेगा। खरीदारी की इस पोजीशन में 1095 का लगाना है स्टॉप लॉस। और कमोडिटी बाजार की रणनीति समझ लेते हैं। केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। अजय जी, मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो गोल्ड और सिल्वर में फोकस कर लेते हैं। सोना ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि मिड मे के हाइस के करीब पहुंच गया है। $2019 के पार ऑलमोस्ट वो हाइस छू लेगा मिड मे के। चांदी 3 महीने की ऊंचाई पर है। जरा बताइए हमारे मार्केट्स में आज क्या करना है? वेरी गुड मॉर्निंग जी।
डेफिनेटली देखा जाए तो काफी सरप्राइज था कि हम काफी टाइम से देख रहे थे कि $2000 के ऊपर गोल्ड नहीं जा रहा था, एक साइकोलॉजिकल बैरियर बना हुआ था, बट जिस ढंग से कल हमने गैप अप होते हुए देखा, डॉलर इंडेक्स में हमने कंटिन्यू ड्रॉप आते हुए देखा, गोल्ड 6 महीने के हाई पे पहुंच गया। हमें लगता है अब मार्केट में जो एक अच्छा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बना हुआ था 2000 का, वो अब सपोर्ट के रूप में काम करेगा और रेट जो इन्फ्लेशन जिस ढंग से कूल डाउन हो रही है और रेट हाइक को लेकर जो कंसर्न्स थे पहले बढ़ेगा, वो अब नहीं दिखाई दे रहा, जिसके चलते ये ब्रेकआउट आया हुआ है। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने देखा रुपया काफी स्टेबल है, बट गोल्ड जैसे हमने पहले भी कहा था कि 61,300 के ऊपर अगर होल्ड कर जाता है तो वी कैन सी अ बाउंस टुवर्ड 61,850। तो ओवरऑल मुझे लगता है गोल्ड एक पॉजिटिव टेरिटरी में रहेगा आज भी, जहाँ पे 61,500 पे बाय करना है, 61,150 का स्टॉप लॉस रहेगा, 61,150 का टारगेट 61,900 का रहेगा गोल्ड में। वहीं अगर चांदी की अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में रिसेंटली हमने काफी अच्छा फॉल आते हुए देखा, राइट नाउ इट्स अराउंड 81-70। तो जब भी गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं चांदी को अपलिफ्ट मिलता है। उसी के तहत कल हमने इंटरनेशनल में चांदी को लगभग हाई साइड पे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमने देखा था कि प्राइस 2480 के ऊपर भी निकल गया था। तो आई थिंक डोमेस्टिक मार्केट में भी जो 75,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है, नो डाउट। तो थोड़ा अगर पुल बैक मिलता है तो लेके चलना चाहिए, 74,200 तक लेके चलिए क्योंकि वॉल्टिलिटी ज्यादा है। एंड स्टॉप लॉस रहेगा 73,600 का, टारगेट 75,200 का रहेगा। ओके साथ ही कच्चे तेल में क्या करना है, कोई क्लैरिटी है नहीं। अब सीधा अब गुरुवार को जो बैठक होगी वो भी पहले जो इन पर्सन हो रही थी अब वो वर्चुअल मीटिंग होने वाली है, तो क्या एक्सपेक्ट करें, हमें क्या करना है हमारे मार्केट में? बिल्कुल, ऐसे टेक्निकली देखा जाए तो प्राइजेस अच्छे से होल्ड तो नहीं कर पा रहा है, कंटिन्यू प्रेशर है। कल भी हमने देखा प्राइजेस में एक ड्रॉप था, जिस ढंग से जो ओपेक प्लस की जो मीट बैठक है उसको लेकर अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है, क्योंकि ओरिजिनली अगर हम देखें तो वो शेड्यूल था 26 तारीख को, बट पोस्टपोन हुआ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ कंसर्न्स है अभी भी एग्रीमेंट्स को लेकर के, आगे सप्लाई कर्व कैसे रहेगा, और काफी मेंबर्स लाइक अंगोला, नाइजीरिया रिफ्यूज किया है कि हम सप्लाई कट करेंगे, जिसकी वजह से ये पोस्टपोन किया गया था। तो आई थिंक अभी भी अनसर्टेनिटी बनी है। बेटर है कि हम लोग जो ओपेक प्लस की मीट के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच रखें। जबकि डोमेस्टिक मार्केट में कल भी हमने जो की लेवल्स थे 6300 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, तो दिन के सेशन में हो सकता है ये दबाव थोड़ा और बढ़ेगा, बट रेंज में रहेगा जो 6200 से लेकर 6400 के दायरे में रहेगा। तो आज के लिए 6320 के करीब बाउंस पे बेच के चलिए, 6420 का स्टॉप लॉस रखिए। डाउन साइड में मुझे लगता है 6200 का एक सपोर्ट मिलना चाहिए। ओके साथ ही मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है आपको, क्योंकि कॉपर एक तरफा रैली के बाद हमने फिसलते हुए देखा। ऑफ कोर्स जो इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स के नंबर थे चाइना के वो निराशाजनक थे। बिल्कुल, सबसे बड़ा सेटबैक तो चाइना से जो इंडस्ट्रियल प्रॉफिट के नंबर थे वही थे, जिसके बाद हमने कल के सेशन में आधे परसेंट की गिरावट, आधे से पौने % की गिरावट कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम सभी में आते हुए देखा। पर टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी भी काफी स्ट्रांग है, और साथ में चाइनीज न्यू ईयर जो फेब में पड़ता है, उससे पहले हम जनरली देखते पिछले 2-3 सालों में कि चाइना कभी भी नवंबर एंड से ही एक्टिविटी मेटल्स की बढ़ा देता है बाइंग में। तो आई थिंक ये जो टेक्निकल पुलबैक है ये आई थिंक 715-16 के बेस पे अगर कॉपर मिलता है तो वापस लेके चलना चाहिए, क्योंकि मीडियम टर्म आउटलुक अभी भी शॉर्ट टर्म आउटलुक सप्लाई कंसर्न्स को देखते हुए पॉजिटिव है। तो आज के सेशन में मुझे लगता है 716 तक का ड्रॉप मिल सकता है कॉपर में, वहां पे बाय कीजिए। 713.50 का स्टॉप लॉस रखिए, 720 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। वहीं जिंक पे नजर रखिए, बिकॉज नए स्टार के जो 2 सस्पेंशन हुए हैं और इन्वेंट्री को देखते हुए मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा बड़ा फॉल बैक रहेगा प्राइजेस में। 225 पे लेके चलिए, 223.50 का स्टॉप लॉस रहेगा, 229 का टारगेट जिंक में फिर से देखने मिल जाएगा। वेरी वेल, धन्यवाद केडिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां कहां किस कमोडिटी में रणनीति कैसी अपनानी है। आइए बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो किन शेयरों पर है विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर, पूरी डिटेल है अरमान के पास। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, कई सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें HSBC की हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर रिपोर्ट है, अपग्रेड कर रहे हैं होल्ड से बाय पर, और टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं, 215 से बढ़ाकर 375 का टारगेट कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली भी हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर उनकी रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट रख रहे हैं 364 का, अगर मौजूदा भाव अगर आप देखें तो 320 का है। वहीं HSBC की बात करें तो वो भी अपग्रेड कर रहे हैं होल्ड से बाय पर, और टारगेट वो भी भारत पेट्रोलियम पर बढ़ा रहे हैं, 340 से बढ़ाकर 555 का टारगेट कर रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखें तो 411 का है। HSBC की इंडियन ऑयल पर यहां पर रिपोर्ट है, यहां पर भी वो अपग्रेड कर रहे हैं, होल्ड से बाय पर अपग्रेड कर रहे हैं, टारगेट 80 से बढ़ाकर
1230 का टारगेट कर रहे हैं। बर्नस्टीन की बात करें, वहां पर सिप्ला पर उनकी रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं आउट परफॉर्म को, टारगेट रख रहे हैं लगभग 1290 के आसपास का। अगर मौजूदा भाव देखें तो 1200 क्या है। जेफरीज वहां पर सिप्ला पर मेंटेन रख रहे हैं होल्ड को और टारगेट रख रहे हैं 1230 का। और अंत में जेफरीज की बात करें, बीएससी पर रीइंस्टेट कर रहे हैं बाय को और टारगेट जो है 2700 का टारगेट रखे। मौजूदा भाव अगर आप देखें तो 2170 का है। तो ये वो सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज खास नजर रखनी है। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।